हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण मेरे वीडियोस नहीं आ पाए थे, लेकिन अब ये आना स्टार्ट हो गए हैं। और आज उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी, आपको कुछ कहना चाहूँगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे इस छोटे से चैनल को इतना सहयोग और प्यार दिया कि कुछ ही दिनों में आपने इसके सब्सक्राइबर बढ़ा दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने हमारे वीडियोज़ को देखे, पसंद किए हैं। आपका इस तरह का जो कार्य है वो हमें एक मोटिवेशन देता है, हमें और एक प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा करें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसी तरह अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट पर, और ये पर्यावरण का पहला प्रैक्टिस सेट है। आइए हम देखते हैं पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? बताइए आप। 1987 में हुआ था, 1989 में हुआ था, 1986 में हुआ था, या फिर 1988 में हुआ था? दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी पर्यावरण का जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परिधन आवरण। ये परि और धन आवरण, परि और आवरण के मिलने से इस पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिसे अगर हम कहना चाहें तो परि का अर्थ होता है चारों ओर, अर्थात परिता, जो परिता हो चारों ओर। उसके बाद आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, यानी चारों ओर से हमारे आसपास चारों ओर जिस दिशाओं ने हमें घेर रखा वो सभी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। तथा अगर हम एक शब्द में इसे परिभाषित करना चाहें तो कहेंगे कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर से घिरे हुए हैं और वही जो है हमारा पर्यावरण है। तो इस पर्यावरण को संरक्षित करने का भी हमारा दायित्व बनता है, जिसके लिए सरकार और व्यक्ति दोनों को प्रयासरत रहना चाहिए, और लोग प्रयासरत रहते भी हैं। तो पहला क्वेश्चन भी हमारा उसी पर आधारित है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? आइए हम देखते हैं। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो सही हो जाता है 1986 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण यानी कि भौतिक पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? भौतिक पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। यहाँ पर पर्यावरण जो है उसे कई भागों में बांटा गया है। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, ऐसा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, या फिर 5 प्रकार होते हैं? आप बताइए कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण के 3 प्रकार होते हैं। अब आप तीनों प्रकार जानना चाहेंगे, तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाता है आपका स्थल मंडलीय पर्यावरण। कौन सा? स्थल मंडलीय पर्यावरण। और दूसरा हो जाता है वायुमंडलीय पर्यावरण, और तीसरा हो जाता है जल मंडलीय पर्यावरण। ये 3 पर्यावरण भौतिक पर्यावरण के प्रकार हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से जैविक पर्यावरण के भेद हैं। जैविक पर्यावरण के भेद कौन कौन से हैं आपको बताना है। बताइए आप कौन कौन से भेद हैं जैविक पर्यावरण के। पहला ऑप्शन है वनस्पतिक एवं जंतु पर्यावरण, भौतिक एवं अजैविक, अभौतिक एवं अजैविक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वनस्पतिक एवं जंतु पर्यावरण जो है वही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर क्या बनता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जैविक तथा अजैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर क्या बनता है। पर्यावरण बनता है, बायोम बनता है, अभ्यारण्य बनता है, या कि पक्षी विहार बनता है? आपको बताना है इसका उत्तर। आप सोचकर बताइए क्या होता है। चलिए बताते हैं हम आपको। अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाने पर आपका बन जाता है
बायोम, आपने सुना होगा टुंड्रा बायोम या फिर और भी बायोम जो होते हैं, आगे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 5वां नंबर है ये, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किसके नेतृत्व में किया गया था? जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए इसको। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन, यहाँ पर आपको एक प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जा रहा है। कब हुआ था? 17 सितंबर 1985 को हुआ था। तो आपको बताना है किसके नेतृत्व में हुआ था। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह या फिर मोरारजी देसाई, बताइए। इसका जो जवाब है वो आपके लिए सही हो जाता है राजीव गांधी। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को हुआ था। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विश्व में सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना कौन सी थी? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय था, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका आंसर जो है वो सही हो जाता है आपके लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि कब लाया गया था? 1972 में लाया गया था। 1972 में लाया गया था और इंदिरा गांधी जी द्वारा। उस समय इंदिरा गांधी जी जो थी उन्हीं के नेतृत्व में इसका शुभारंभ हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया, 2010 में, या 1972 में, या फिर 2009 में? इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है दोस्तों 2010 में। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में पारित किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया और 5वीं में जोड़ा गया। इसको 5वीं कर लीजिए आप। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में, या कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना, या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में? आपको जो बताना है उसका उत्तर हो जाता है आपका सही चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा परियोजना, गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई? गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई? आपको बताना 1985 में की गई, 86 में की गई, या फिर 99 में किया गया, 2014 में किया गया। इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है 1985 में किया गया। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रारंभ में आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस तरह की होती थी? यानी जो आदि मानव थे वो प्रारंभ में उनका जीवन पर्यावरण प्रकृति के साथ कैसा था? वो किस तरह के व्यवहार प्रकृति के साथ करते थे? क्या प्रारंभ से ही वो विध्वंसक थे, या कि पाता एवं दाता के रूप में थे, कर्ता एवं धाता के रूप में थे, या फिर दोहक के रूप में थे? आप बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है आपको, और आप इस प्रश्न का जवाब जो है वो आसानी से दे पाएंगे। तो इसका जो जवाब है वो सही हो जाता है पाता एवं दाता की भूमिका में। अब आप सोचेंगे पाता एवं दाता की भूमिका क्या है? तो प्रारंभ में मनुष्य जो था उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं तो थी नहीं। उसे सिर्फ खाने के लिए भोजन मिलना चाहिए था और सुरक्षा चाहिए थी। तो इसके लिए वह क्या करता था? ज़्यादा से प्रकृति का दोहन नहीं करता था। वह अपने पेट भरने के लिए भोजन उनसे लेता था और बदले में उनकी सुरक्षा करता था। इन्हीं पौधों को पानी देना, उनकी देखभाल करना और फलों को खाकर इधर उधर फेंक देना, जिसके कारण और पौधे उग जाते थे। जानवरों को भी अनायास परेशान नहीं करता था। जब उसको भूख लगती थी सिर्फ वही करता था। यानी मनुष्य के अंदर संचय की प्रवृत्ति न होने के कारण प्रारंभ में आदि मानव जो था वो पर्यावरण साथ पाता एवं दाता के रूप में था। अपनी आवश्यकता की पूर्ति वह प्रकृति से करता था और प्रकृति की आवश्यकता की पूर्ति खुद कर दिया करता था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? प्रौद्योगिकी मानव, आदि मानव, श्रमिक मानव, या फिर इनमें से कोई नहीं? अभी मैंने आपको बताया आदि मानव जो था वो तो सिर्फ अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था।
उसे पर्यावरण से को नुकसान पहुंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना तो कोई इस प्रकार की उसकी आवश्यकता ही थी जिसके कारण वो पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए। लेकिन ये खतरनाक कौन हो गया आगे चलकर? ये आपका हो गया औद्योगिकी मानव। यानी वर्तमान में जो मानव है वो औद्योगिकी मानव है, जिसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण का एकदम से पूरा विध्वंस करके रख दिया है। आज जितने वृक्ष होने चाहिए अनुपातिक दृष्टि से उतने नहीं हैं, और ना ही उनकी कोई सुरक्षा कर पाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक इंटरेस्टेड बात करना चाहूँगी। आप लोग देखते होंगे, जैसे जानते होंगे कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और उस दिन आप देखते होंगे बहुत सारे नेता, सामान्य जन या हम जैसे लोग भी, हमारे घर परिवार के लोग, आसपास के लोग, सारे लोग पेड़ पौधे लगाएंगे और उसको व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जगह जगह जहाँ उनको शेयर करना होगा शेयर करेंगे कि हमने आज ये पौधे लगाए। और कितना इंटरेस्टेड होगा ये अगर ये नियम लागू कर दिया जाए कि आप आज के वृक्ष की फोटो ना भेजिए हमारे पास, 5 साल पहले या फिर 2 साल पहले आपने कौन से पौधे रोपित किए थे, वो पौधे कितने बड़े हैं, आप उसकी फ़ोटो शेयर कीजिए, तब कितना अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए पौधे लगाए जाते हैं, उनकी देखभाल नहीं की जाती है, खाना पूर्ति होती है, अगले साल आते आते फिर वही हाल होता है कि पौधे लगा के फ़ोटो खिंचवा लो, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। तो इस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप अपने स्तर से आप प्रयास कीजिए। आप हर जगह सरकार के भरोसे ना रह करके खुद जो पर्यावरण के प्रति आपका दायित्व है आप उसे पूरा कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। बात तो हमारी आपकी होती रहेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? आपको पता होगा कि हमारे धरती के ऊपर एक बाह्य परत है जिसे ओजोन परत कहते हैं, उसमें क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था, सोरेनसन ने लगाया था, या फिर हर्बर्ट ने लगाया था, या कि रॉबर्ट हुक ने लगाया था। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को देखकर ही आपको अंदाज़ा लगाना लेना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि सोरेनसन जो है, उन्होंने सोरेनसन पैमाने की खोज की थी। हर्बर्ट और रॉबर्ट हुक जो है, ये दोनों ही मनोवैज्ञानिक हैं, इनका पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है आपका वो सही हो जाता है, जोसेफ फारमैन। जोसेफ फारमैन ने 1985 में, सॉरी ये 1985 में, ये जो थे वो इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इन्होंने सर्वप्रथम पता लगाया था कि ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? यानी किसने मजबूर किया कि मनुष्य जो है वो समूह में निवास करे, समूह में रहना प्रारंभ कर दिया मनुष्य ने। जो कृषक मानव था उसे आवश्यकता पड़ी, पशुपालक को पड़ी, या औद्योगिक को पड़ी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो कृषक था, कृषक को आवश्यकता नहीं पड़ी। औद्योगिकी तो वैसे ही उससे समूह में रहने की आवश्यकता, वो तो खुद ही अपने लिए इतनी भौतिक संसाधन जुटा लेता है कि उसे लगता है मैं अकेले ही बहुत फिट हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा पशुपालक, पशुपालक जो था उसे ऐसा लगा, यानी पशुपालक मानव जो था उससे ऐसा लगा कि समूह में रहकर अपने जानवरों की भी सुरक्षा हो सकती है और उसकी भी, इसलिए पशुपालन ने मनुष्य को एक सामूहिक जीवन प्रदान किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? भौमिकीय प्रक्रिया है, अभौमिकीय प्रक्रिया है, या फिर जैविकीय प्रक्रिया है? आपको बताना है। तो अपक्षय जो है वो आपकी हो जाती है भौमिकीय प्रक्रिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खेती की सर्वाधिक पुरानी प्रणाली, जिसे आप कहेंगे प्राचीन प्रणाली या फिर पुरातन प्रणाली, कौन सी थी? आप बताइए, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? पुरातन को ही आप पुरानी कह सकते हैं या फिर प्राचीन कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है सीढ़ी नुमा खेती, जंगली खेती, झूम खेती, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो आप लोग इससे परिचित होंगे, झूम खेती। अब झूम खेती जो होता है वो क्या होता था? झूम खेती में ऐसा होता था जैसे एक जगह के जंगल हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ऐसे, तो ये इंसान वहाँ जंगलों को, पेड़ पौधों को काट के एकदम सफाया करके खेती योग्य ज़मीन बना लेता था वहाँ पर, या फिर पेड़ पौधों को जला के उन्हें ख़त्म करके वहाँ खेती करता था। और जब उस ज़मीन की उर्वरता जो है समाप्त हो जाती थी, वहाँ की उर्वरता, तो वो फिर अगली जगह पर पलायन करता था और वहाँ जाकर वहाँ के पेड़ों को नष्ट करता था,
उसकी उर्वरता समाप्त होने पर अगली जगह इसी तरह प्रक्रिया चलती रहती थी, जिसके कारण जो हमारे पर्यावरण का अत्यधिक नुकसान हो रहा था। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे दी गई है? मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा आपको बताना है किसे दी गई है। फ्रेडरिक महोदय को, बंडूरा को, मैक्स मूलर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है, सही वो हो जाता है फ्रेडरिक महोदय। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन पर, और ये आपसे पूछ रहा है कि भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ? पर्सिया प्रभावित हुआ, जेनेवा प्रभावित हुआ, या फिर बुकलिन प्रभावित हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका जवाब देना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ वो आपका है बुकलिन शहर, और ये कहाँ का है? ये यूएसए का है। यूएसए का एक शहर है ये। भूमिगत जल के दोहन के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुआ ये। आइए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हाई स्कूल में थे, तो वहाँ क्रांति से संबंधित टॉपिक थे, तो उसी में अगर आपको याद होगा तो बताइए आप क्या है। पहला है रूस में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, या फिर इंग्लैंड में हुआ था। चलिए मैं बताती हूँ आपको। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है वो हुआ था आपके इंग्लैंड से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन परत का दूसरा, ये दूसरा दा होगा, दूसरा विध्वंसक कौन सा यौगिक है? ध्यान से आप पढ़िए इसको। यानी सबसे पहला कारक जो है ओजोन परत के क्षरण का, वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसे आप जानते हैं। आप दूसरा बताइए, दूसरा कारक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है, आप बताइए सोचकर। तो आपका ये हो जाता है कौन सा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब मनाया जाता है? 1965 से 1974 तक, 1965 से 1973 तक, 1974 से 1985 तक, 1965 से 1996 तक। कब तक आपको बताना है। इन चारों में से इसका जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है 1965 से लेकर 1974 तक अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया जाता है। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। आप हमारे वीडियोस को देखिए और कमेंट करिए आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आप किसी भी टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट अवश्य करिए। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। आप हमारे चैनल को बढ़ाइए, सब सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।